हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BECE2 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इश्यूज एंड सिनेरियोज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 7, डिस्टिंग्विश बिटवीन बजटरी डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट। Why is it important to keep fiscal deficit within rational limits? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बजटरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट के बीच का फर्क बताना है। साथ ही ये भी समझाना है कि फिस्कल डेफिसिट को एक ठीक लिमिट में क्यों रखना जरूरी होता है, देश की इकोनॉमी के लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है। आंसर। इंट्रोडक्शन। बजटरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट दोनों टर्म्स सरकारी खर्चे और आय के बीच के गैप को दिखाते हैं, लेकिन इनका स्कोप अलग होता है। ये कॉन्सेप्ट समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बताते हैं कि सरकार को कितना पैसा उधार लेना पड़ रहा है। इस आंसर में हम दोनों डेफिसिट्स का मतलब, उनका कंपैरिजन और फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में रखने का इंपॉर्टेंस समझेंगे। मेन बॉडी। बजटरी डेफिसिट मतलब और स्कोप। बजटरी डेफिसिट तब होता है जब सरकार की टोटल इनकम, रेवेन्यू प्लस कैपिटल रिसीट्स, उसके टोटल खर्चे से कम होती है, बोरोइंग्स को हटा के। ये बताता है कि सरकार अपनी कमाई के मुकाबले में कितना ज्यादा खर्च कर रही है। एग्जाम्पल, अगर सरकार की इनकम 10 लाख करोड़ है और खर्चा 12 लाख करोड़, तो बजटरी डेफिसिट 2 लाख करोड़ होगा। आज के समय में इसका उस कम होता है क्योंकि ये कंप्लीट पिक्चर नहीं देता सरकार के फाइनेंशियल हेल्थ का। फिस्कल डेफिसिट मतलब और कंपोनेंट्स। फिस्कल डेफिसिट एक ब्रॉडर टर्म है जो बताता है कि सरकार को अपने खर्चे चलने के लिए कितना पैसा उधार लेना पड़ रहा है। यह रेवेन्यू डेफिसिट के साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी इंक्लूड करता है। फॉर्मूला। फिस्कल डेफिसिट इक्वल टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। एग्जाम्पल, अगर सरकार का टोटल खर्चा 20 लाख करोड़ है और नॉन बोरोड रिसीट्स 15 लाख करोड़ है, तो फिस्कल डेफिसिट 5 लाख करोड़ होगा। फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में रखना क्यों जरूरी है? महंगाई से बचाव। ज्यादा फिस्कल डेफिसिट होने से सरकार को ज्यादा पैसा छापना पड़ता है, जो इन्फ्लेशन बढ़ा सकता है। ब्याज का बोझ। उधार ज्यादा होने पर सरकार को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो वेलफेयर स्कीम्स के लिए पैसा कम कर देता है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। फिस्कल डेफिसिट कम रहे तो रेटिंग एजेंसीज सरकार पे भरोसा करती है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर असर। अगर सरकार ज्यादा बोरो करे तो प्राइवेट कंपनीज के लिए लोन लेना महंगा हो जाता है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। कंट्रोल डेफिसिट इकोनॉमी को सस्टेनेबल बनाता है और ग्रोथ को बूस्ट करता है। सरकारी इनिशिएटिव। FRBM एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था जिससे फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में रखा जा सके। कंक्लूजन। बजटरी और फिस्कल डेफिसिट दोनों ही पब्लिक फाइनेंस के इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, लेकिन फिस्कल डेफिसिट ज्यादा एक्यूरेट पिक्चर देता है। अगर सरकार फिस्कल डेफिसिट को लिमिट में रखे तो इकोनॉमी स्टेबल रहती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है और डेवलपमेंट भी होता है। इसलिए ये जरूरी है कि सरकार अपने खर्चे और उधार में बैलेंस बनाए। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 8. What is meant by the term Green Revolution? Examine the problems faced by India in the early stages of Green Revolution. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब समझाना है और बताना है कि इसके इनिशियल फेज में इंडिया को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। हमें इसका सोशल, एनवायरमेंटल और रीजनल इम्पैक्ट भी डिस्कस करना है और बताना है कि शुरुआती दौर में क्या चैलेंजेस आए। आंसर। इंट्रोडक्शन। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है एक ऐसा कृषि आंदोलन जिसमें 1960-70 के दौरान हाई यील्डिंग वैरायटी HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर और मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स का यूज करके फूड ग्रेन प्रोडक्शन में तेजी से वृद्धि की गई। ये आंदोलन MS स्वामीनाथन के लीडरशिप में हुआ और इससे इंडिया ने अपना खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाकर फूड सेल्फ सफिशिएंसी हासिल की। लेकिन इसके कई चैलेंजेस भी थे। मेन बॉडी। 1. ग्रीन रेवोल्यूशन की खास बातें। HYV बीज का उपयोग, खासकर गेहूं और चावल के नए बीज जो ज्यादा उत्पादन देते थे।
केमिकल उपयोग में वृद्धि, ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का उपयोग। इरिगेशन और मशीन्स का उपयोग, नए ट्रैक्टर्स, ट्यूब वेल्स और हार्वेस्टर्स का इस्तेमाल हुआ। फूड ग्रेन्स पर फोकस, सिर्फ गेहूं और चावल जैसे अनाज पर ध्यान दिया गया। कुछ राज्यों तक सीमित, मेनली पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न अप में सफलता मिली। 2. ग्रीन रेवोल्यूशन की सफलताएं, अनाज उत्पादन में वृद्धि। इंडिया ने फूड डेफिसिट से फूड सरप्लस बनने की तरफ कदम बढ़ाया। इंपोर्ट पर निर्भरता में कमी, अमेरिका से PL 480 व्हीट इंपोर्ट करना बैंड हुआ। व्यावसायिक कृषि का विकास, कृषि ज्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड और प्रॉफिट ओरिएंटेड हो गई। ग्रामीण विकास में योगदान, जहां ये सफल रहा वहां रोड, इलेक्ट्रिसिटी जैसे विकास देखा गया। 3. शुरुआती दौर की समस्याएं। रीजनल असमानता, सिर्फ वही क्षेत्र लाभ ले सके जहां इरिगेशन फैसिलिटी थी। ईस्टर्न स्टेट्स और रेन फेड एरियाज पिछड़ गए, जिससे रीजनल डिस्पैरिटी बनी। नॉन फूड क्रॉप्स का नेग्लेक्ट, सिर्फ गेहूं और चावल पर ध्यान दिया गया। पल्सेस, ऑयलसीड्स जैसे क्रॉप्स इग्नोर किए गए। पर्यावरण पर प्रभाव, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के ज्यादा उपयोग से मिट्टी और पानी खराब हुआ। ट्यूब वेल के उपयोग से ग्राउंड वाटर लेवल नीचे गया। सामाजिक और आर्थिक असमानता, बड़े किसानों को ज्यादा लाभ मिला क्योंकि उनके पास पैसे और टेक्नोलॉजी थी। छोटे किसान पीछे रह गए और इनकम गैप बढ़ा। इनपुट्स पर निर्भरता, HYV बीज, केमिकल और मशीन्स पर निर्भरता बढ़ गई। खर्च ज्यादा हुआ, कई किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ा। कंक्लूजन, ग्रीन रेवोल्यूशन ने इंडिया को फूड सिक्योरिटी और आत्मनिर्भरता दी, लेकिन इसका प्रारंभिक चरण कुछ चैलेंजेस के साथ आया। ये हमें सिखाता है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ समावेशी और सस्टेनेबल विकास भी जरूरी है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9. Examine the role of public sector in India's economic development. Also state the shortcomings of this sector. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पब्लिक सेक्टर ने क्या योगदान दिया है। साथ ही हमें पब्लिक सेक्टर की कुछ लिमिटेशंस या कमियां भी डिस्कस करनी है। आंसर 2 पार्ट्स में होना चाहिए, एक उसका रोल और दूसरा उसकी शॉर्टकमिंग्स। आंसर। इंट्रोडक्शन। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है इकोनॉमी का वो हिस्सा जो सरकार के कंट्रोल में होता है। इंडिया में इसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, PSU और स्टेट ओन्ड कंपनीज शामिल है। आजादी के बाद पब्लिक सेक्टर ने इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और रीजनल डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इस आंसर में हम इसका योगदान और कुछ कमियां डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पब्लिक सेक्टर का रोल। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। पब्लिक सेक्टर ने पावर, ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन और कम्युनिकेशन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एरियाज में बहुत इन्वेस्ट किया। जैसे बहाकर, नंगल दम और नेशनल हाईवेज गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन और कैपिटल फॉर्मेशन। शुरुआती 5 ईयर प्लान्स में सरकार ने हैवी इंडस्ट्रीज जैसे स्टील, कोल, ऑयल, ETC में इन्वेस्ट किया, जहां प्राइवेट सेक्टर आने से कतरा रहा था। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इंडियन रेलवेज, BSNL, ONGC जैसे PSU ने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया और जॉब सिक्योरिटी भी दी। स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों सेक्टर्स में जॉब्स मिली। रीजनल डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ने बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज लगाई जैसे HAL, NTPC, ताकि रीजनल इनइक्वालिटी कम हो। मोनोपोली और स्ट्रैटेजिक एरियाज का कंट्रोल। डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी जैसे सेंसिटिव सेक्टर्स में सरकार का कंट्रोल रहा, जिससे नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हुआ। सोशल वेलफेयर और रीडिस्ट्रीब्यूशन। पब्लिक सेक्टर के थ्रू पॉवर्टी हटाओ, एजुकेशन और हेल्थ स्कीम्स चलाई गई, जिससे समाज के हर हिस्से को बेनिफिट मिला। 2. पब्लिक सेक्टर की कमियां, शॉर्टकमिंग्स। कम प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी। काफी PSU में ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, ओवरस्टाफिंग और वीक वर्क कल्चर की वजह से एफिशिएंसी लो होती है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पब्लिक एंटरप्राइजेज में डिसीजन मेकिंग पॉलिटिकल प्रेशर से अफेक्टेड होती है, जिससे प्लानिंग प्रॉपर नहीं होती। लॉसेस और फिस्कल बर्डन। कई PSU लॉस में चलती है और सरकार को उन्हें सपोर्ट करना पड़ता है, जो फिस्कल डेफिसिट को बढ़ता है। इनोवेशन और कम्पेटिटिवनेस की कमी। कंपटीशन न होने के कारण कई PSU नए आइडियाज और टेक्नोलॉजीज में पीछे रह जाती है। करप्शन और मिसमैनेजमेंट। कई जगह करप्शन और फंड्स का मिसयूज भी देखने को मिलता है, जो पब्लिक ट्रस्ट को हर्ट करता है। कंक्लूजन।
पब्लिक सेक्टर ने इंडिया के इकोनॉमिक फाउंडेशन को बिल्ड करने में बड़ा रोल प्ले किया है, लेकिन आज की डेट में कुछ इंटरनल इश्यूज जैसे इनएफिशिएंसी और लॉसेस इसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहे हैं। सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट और पीपीपी जैसे रिफॉर्म्स स्टार्ट किए हैं। आगे चलकर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों का बैलेंस्ड अप्रोच जरूरी होगा। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Question 10. Identify the different sources from which a farmer can borrow to meet his financial needs. Also state in brief the relative merits and demerits of each source. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एक किसान किस किस सोर्स से लोन ले सकता है अपनी फाइनेंशियल जरूरतें पूरी करने के लिए। साथ ही हर सोर्स के फायदे और नुकसान का शॉर्ट कंपैरिजन भी करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडिया में एग्रीकल्चर काफी हद तक क्रेडिट पर डिपेंड करता है। किसानों को लोन की जरूरत होती है सीड्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशन और कभी कभी पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए भी। लोन लेने के लिए दो तरह के सोर्सेज होते हैं, इंस्टीट्यूशनल जैसे बैंक्स और नॉन इंस्टीट्यूशनल जैसे मनी लेंडर्स। सही समय पर सस्ता और आसान लोन मिलना फार्मिंग के लिए बहुत जरूरी है। मेन बॉडी। 1. इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज वो होते हैं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। कमर्शियल बैंक्स जैसे पब्लिक और प्राइवेट बैंक्स किसान क्रेडिट कार्ड और नाबार्ड के स्कीम्स के थ्रू लोन देते हैं। फायदे। कम इंटरेस्ट रेट, आरबीआई के रूल्स फॉलो करते हैं। लीगल प्रोटेक्शन मिलता है। सब्सिडी और रीपेमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी। नुकसान। ज्यादा पेपर वर्क और कंडीशंस होते हैं। गांव में ब्रांचेस कम होती है। कभी कभी लोन डिसबर्स होने में डिले होता है। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एंड बैंक्स पैक्स, डीसीसीबी जैसे कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस लोकल लेवल पर काम करते हैं। फायदे। गांव के लोगों के लिए एक्सेसिबल, कम इंटरेस्ट और लोकल समझदारी। नुकसान। मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स होती है। लिमिटेड फंड होता है। रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबी छोटे किसानों के लिए बनाए गए बैंक्स। सेंट्रल, स्टेट और स्पॉन्सर बैंक्स मिलके चलते हैं। फायदे। गांव में ज्यादा कवरेज, सिंपल डॉक्यूमेंट्स और फ्रेंडली टर्म्स। नुकसान। सभी एरियाज में कवरेज नहीं होती। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इशू कभी कभी होता है। 2. नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट। ये इनफॉर्मल सोर्सेज होते हैं जो किसी रेगुलेशन में नहीं आते। मनी लेंडर्स, साहूकार्स लोन जल्दी और बिना पेपर के देते हैं। फायदे। आसानी से लोन मिल जाता है। रिमोट एरियाज में अवेलेबल। नुकसान। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट 24 to 36%। एक्सप्लॉयटेशन का रिस्क हाई। रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स इमरजेंसी में लोग फैमिली से पैसा लेते हैं। फायदे। इंटरेस्ट या टू होता है नहीं या बहुत कम। रीपेमेंट फ्लेक्सिबल होता है। नुकसान। लिमिटेड अमाउंट मिलता है। रिश्ते खराब हो सकते हैं। कमीशन एजेंट्स एंड ट्रेडर्स कंडीशन होती है कि अपना प्रोडक्ट उन्हीं को बेचना होगा। फायदे। इनपुट के लिए तुरंत पैसा मिलता है। नुकसान। कम दाम मिलता है और एक्सप्लॉयटेशन होता है। कोई लीगल सेफ्टी नहीं होती। कंक्लूजन। किसान का लोन का सोर्स उसके एरिया, जरूरत और सिचुएशन पर डिपेंड करता है। इंस्टीट्यूशनल सोर्स सस्ता और सेफ होता है, लेकिन अभी भी कई लोग इनफॉर्मल सोर्सेस पर डिपेंडेंट है। जरूरत है कि बैंक्स को और एक्सेसिबल बनाया जाए, प्रोसीजर्स इजी किए जाए और किसानों को फाइनेंशियल लिटरेसी दी जाए ताकि एक्सप्लॉयटेशन कम हो और उनका विकास हो। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 11. Write short notes on any two of the following in about 150 words each. 1. Panchayati Raj Institutions. 2. World Trade Organization. 3. Special Economic Zones. 4. Human Resource Development. Question Explanation. इस क्वेश्चन में आपसे 4 टॉपिक्स पर शॉर्ट नोट्स लिखने को कहा गया है। हर टॉपिक का सिंपल डेफिनेशन, उसकी इंपॉर्टेंस, फीचर्स और एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेनेशन देना है। हर नोट अराउंड 150 वर्ड्स का होना चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। ये 4 टॉपिक्स इंडिया के इकोनॉमिक और गवर्नेंस स्ट्रक्चर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हर टॉपिक का रोल अलग है, लोकल गवर्नमेंट, ग्लोबल ट्रेड, इंडस्ट्रियल पॉलिसी और मैन पावर डेवलपमेंट। नीचे इनके बारे में शॉर्ट और सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। 1. पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। मेन बॉडी, डेफिनेशन एंड मीनिंग।
पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस यानी पीआरआई एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम है जो विलेज लेवल पर काम करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड 1992 में DRBRNTY थर्ड अमेंडमेंट के थ्रू पीआरआई को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। इसमें 3 लेवल होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। फंक्शंस, यह रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन जैसे एरियाज में काम करते हैं। लोकतंत्र को ग्राउंड लेवल तक ले जाते हैं। इंपॉर्टेंस, यह मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज और वीमेन को एम्पावर करते हैं और पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ते हैं। 2. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। मेन बॉडी, डेफिनेशन एंड एस्टैब्लिशमेंट। WTO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल ट्रेड को रेगुलेट करती है। यह 1995 में बना था। ऑब्जेक्टिव्स, इसका मेन एम है कि ग्लोबल ट्रेड फेयर और स्मूथ हो। ट्रेड डिस्प्यूट्स सॉल्व करना भी इसका काम है। स्ट्रक्चर, WTO में मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस, जनरल काउंसिल और डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी होते हैं। इंडिया एंड WTO। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है और एग्रीकल्चर और सब्सिडी जैसे इश्यूज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। 3. स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स सेज। मेन बॉडी, डेफिनेशन, सेज ऐसे जोन्स होते हैं जहां नॉर्मल कंट्री लॉज के अलावा कुछ स्पेशल बिजनेस फ्रेंडली रूल्स अप्लाई होते हैं। पर्पस, यह फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने और जॉब्स क्रिएट करने के लिए बनाए जाते हैं। फीचर्स, टैक्स हॉलिडेज, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स और इजी प्रोसीजर्स जैसे बेनिफिट्स दिए जाते हैं सेज में। एग्जाम्पल्स इन इंडिया, जैसे नोएडा सेज, कांडला सेज और मुंबई का सीप्स काफी सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स है। 4. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD। मेन बॉडी, डेफिनेशन, HRD का मतलब होता है लोगों की स्किल्स, एजुकेशन और हेल्थ को इम्प्रूव करना। इंपॉर्टेंस, अच्छी ह्यूमन रिसोर्स से प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन दोनों बढ़ते हैं जो इकोनॉमी के ग्रोथ में हेल्प करता है। गवर्नमेंट रोल, सरकारी स्कीम्स जैसे स्किल इंडिया, NEP और आयुष्मान भारत HRD को स्ट्रांग बनाने के लिए चलाई जा रही है। की एरियाज, HRD एजुकेशन, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जैसे सेक्टर्स में काम करता है। कंक्लूजन, PRI, WTO, सेज और HRD ये चारों टॉपिक्स अपने अपने एरियाज में बहुत इंपॉर्टेंट है। PRI ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाते हैं, WTO ट्रेड को मैनेज करता है, सेज इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं और HRD मैनपावर को डेवलप करता है। इनके साथ डेवलपमेंट का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन सकता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें।